द्विघात क्या लिखा हुआ है, समीकरण। क्लियर है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना। और शायद तो इसके रूल के अनुसार जब बनाइएगा ना, बड़ा मजा आता है बनाने में। क्या समझा, चलिए द्विघात समीकरण को डील कैसे करते हैं। पहले द्विघात समीकरण कहते हैं किसको, देखिए यदि कोई व्यंजक, डिफिनेशन में समझ लेना, यदि P ऑफ X एक व्यंजक है, द्विघात व्यंजक है, क्या है, एक, यहां लिख देता हूं, द्विघात व्यंजक है, तो P ऑफ X इक्वल 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ में याद हो गया क्या, देखो समझना थोड़ा ध्यान से। P ऑफ X क्या है, एक द्विघात व्यंजक है, जिसको आप लोग बहुपद बोलते हैं ना, द्विघात बहुपद नहीं बोलते थे, तो उसी टाइप से एक द्विघात व्यंजक है, ठीक है ना, जिसका चर x होगा, क्या होगा, चर x, और ABC, ध्यान से समझना, ABC उसका एक वास्तविक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या की अगर मैं चर्चा करूं, ध्यान समझना, ये समझ गए ना, तो देखिए यहां लिखेंगे A नॉट इजगल्ट 0, क्या लिखेंगे, A नॉट इजगल्ट 0, ध्यान समझो, और B तथा C क्या है, वास्तविक संख्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया, ये भी एक डिफिनेशन हो गया। क्लियर है ना, ध्यान से देखो, अगर ए नॉट इजगल्ट, ए कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ए अगर 0 आ जाए तो ये तो 0 हो जाएगा जी, तो ये तो रैखिक बहुपद हो गया ना। जो P ऑफ X एक द्विघात व्यंजक है, तो वो हो जाएगा एक घात व्यंजक, नहीं हो जाएगा, तो क्या वो बहुपद होगा, ये मतलब द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया, तो देखो द्विघात समीकरण होने के लिए चर का पावर हमेशा 2 होना चाहिए, ये याद रखना, दिमाग में सेट हो गया क्या, कि अगर कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब होगा जब उसका चर का घात कितना होना चाहिए, 2, और वह शून्य के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है, तो जैसे देख लीजिए यहाँ P ऑफ X इक्वल 0 लिए, द्विघात समीकरण कहलाता है कब, जब P ऑफ X एक क्या है, द्विघात व्यंजक है, तो P ऑफ X बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। यदि उसी में द्विघात समीकरण में जो P ऑफ X कोई व्यंजक लेंगे, A नॉट इजगल 0, B तथा C वास्तविक संख्या है। अब मैं चर्चा थोड़ा कर लेता हूं वास्तविक संख्या का, तो वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 संख्या शामिल हो, एक क्या, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या, अपरिमेय संख्या। अब समझिएगा, परिमेय संख्या का मतलब, परिमेय संख्या क्या होगा, जो रूट में ना हो, एक साधारण भाषा में समझेंगे, जो रूट में ना हो, और जो रूट में होता है अपरिमेय आ जाता है। जैसे कभी कभी आप मान के चलिए a/b परिमेय है, नहीं है जी, लेकिन a/b अगर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसका अगर मूल संभव न है, तो वर्गमूल अगर संभव न है तब अपरिमेय संख्या, तो ये दोनों संख्या आपका द्विघात समीकरण के अंतर्गत में आ सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। बहुपद में हम आप लोग को 9th में भी बताए थे और 10th में भी बताए थे कि बहुपद में जिस प्रकार से आप फैक्टर तोड़ते हैं, उसी टाइप से आपको क्या करना है, यहाँ द्विघात समीकरण का कुछ रूल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। द्विघात समीकरण का एक रूल समझना, द्विघात समीकरण का नियम, यहाँ तक समझ गए ना, किसी को परेशानी है ना। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण का क्या हुआ, व्यापक रूप हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्लियर हो गया, जिसको आप लोग ax² + bx + c = 0 बोल सकते हैं यदि कभी भी। और तीसरा पॉइंट समझना, जैसे एक एग्जांपल, जैसे आप लिखिएगा 2x + 3 = 0, कहेगा द्विघात समीकरण है, नहीं, क्यों नहीं है, इसका घात 2 नहीं है। समझ में आ गया। तो देखिए, अब इसी व्यापक रूप से हुआ, अगर किसी द्विघात बहुपद का, यहां हम लिख देता हूं थोड़ा, द्विघात
द्विघात समीकरण ना, द्विघात समीकरण का क्या व्यापक रूप। क्लियर है ना? क्या होता है व्यापक रूप? व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल क्या? जीरो होता है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अब देखिए क्या करना है, ध्यान से समझना। इसी का हम कोई एग्जाम्पल लेंगे, ठीक? देखो क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो हो तो इसमें पहला मेथड आता है गुणनखंड विधि। क्या आता है? यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, ध्यान से समझिएगा। तो पहला विधि जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। क्लियर है? और दूसरा विधि जो होता है वो होता है पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा जो होता है नियम वो होता है श्रीधराचार्य नियम। क्लियर है ना? क्या होता है? श्रीधराचार्य नियम। ध्यान से समझो। अब एक चीज समझना, ये दोनों लगभग एक ही है। क्या है? एक ही। पूर्ण वर्ग विधि भी और श्रीधराचार्य नियम भी सेम होता है, कोई डिफरेंस ना है। थोड़ा सा अंतर है, जब मैं इसमें आऊंगा तो हम आप लोग को बता देंगे कि इसको कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं। क्लियर है? तो पहला आप लोग समझ लो, गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को हम लोग हल कैसे करते हैं। क्लियर है ना? तो द्विघात समीकरण का अस्तित्व को मतलब इसका हल तीन तरह से होते हैं। कितने तरह से? तीन तरह से। पहला एक होता है मूल, मतलब क्या बोलते हैं उसको? मूल। विवेचक बोलो, ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण में एक चीज पहले इसको समझ लेना, उसके बाद उसमें आएंगे। क्लियर है ना? तो गुणनखंड विधि से फैक्टर तोड़ने हम आप लोग को बता दिए थे कि फैक्टर कैसे तोड़ा जाता है। तो ध्यान से देखिए कैसे तोड़ा जाता है। दो विधि बता जाए, मिटा देते हैं इसको। पूर्ण वर्ग विधि को पहले तो देख रहे हैं, गुणनखंड विधि को इसको मिटा देता हूं। अब समझिएगा, गुणनखंड विधि में अगर हम इसी को लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले इसको आपको इसके साथ क्या करना है? गुणा। क्या करना है? गुणा। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत ना? और ध्यान से देखा, और गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त गुणा करने के बाद गुणा करें। क्लियर है ना? अब देखिए, जो गुणा करने के बाद आपको प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलते हैं? गुणनफल। क्या बोलते हैं? गुणनफल। क्लियर है ना? देखो, गुणनफल को आपको इस प्रकार से उसका फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड करना है। किसका? गुणनफल का क्या? गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि उसका या तो योग या तो मतलब घटाओ, मतलब समझे ना, जोड़ या घटाओ बी एक्स के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्लियर है? जो भी गुणनखंड होगा वो किसके बराबर होगा? बी एक्स के बराबर होगा। क्लियर? समझ में दिमाग में बैठ गया? बाकी जो गुणनखंड करने के बाद ए एक्स स्क्वायर उतर जाएगा, जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा, और सी भी आपका वही रहेगा, जो है वही रहेगा। क्लियर है ना? मतलब समझ में आया ना कि ए एक्स स्क्वायर भी वही उतर जाएगा, सी भी वही उतर जाएगा। काम किसका करना है? बी ऑफ एक्स का। किसका काम करना है? बी ऑफ एक्स का। बी ऑफ एक्स का काम करना क्या है? इसका दोनों का गुना करना है। गुना करेंगे, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड वैसा करेंगे कि उसका जोड़ या घटा बी एक्स के क्या हो जाए? बराबर आ जाए। क्लियर है ना? और जो आप गुणनफल कीजिएगा, जो दोनों का गुणनफल कीजिएगा, मतलब देखो ये जो गुणनफल आया ना, ये गुणनफल को जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो निश्चित रूप से याद रखिएगा कि गुणनखंड का गुणनफल क्या? गुणनफल जो आप ए एक्स स्क्वायर गुना सी करेंगे उतना आना चाहिए। नहीं समझा?
ये समझ गया पॉइंट क्या बोला मैं? इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद दोनों का गुणनखंड का गुणनफल जो आप ax स्क्वायर से c में गुणा कीजिएगा उसका क्या हो जाए, बराबर आ जाए। क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? यही आपका क्या है, गुणनखंड। देखो ये हम अपना लैंग्वेज बनाए हैं, एक इस टाइप से आप समझ सकते हैं आसानी, ऐसा कोई रूल नहीं होता है, समझ गए ना? अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो आप आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये एक रूल हम आपको बताए कि ऐसे ऐसे क्रिया गुणनखंड में होता है। जब द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इस प्रोसेस से होकर के आपको क्या करना होगा, गुजरना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पूरे रूल कैसे काम करता है। क्लियर है ना? तो समझिए आराम से, मिटा देता हूं इसको। इसे हम लेते हैं क्या लिया मैंने, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, या प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना। चलिए समझिएगा, पहले हम क्या बोले, रूल क्या बोल रहा है, इसको आप इसके साथ गुना कर लें। क्लियर है? कोई दिक्कत ना? तो गुना कर लेते हैं। 3 दूनी कितना आया, 6x स्क्वायर, गुना कर लिए। क्लियर है ना? अब हम की बोले थे, प्राप्त गुणनफल का गुणनखंड करना है। क्लियर था? तो इसका गुणनखंड कीजिए तो 1 गुना 6e, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1x गुना 6x, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x गुना 3x, नहीं लिख सकते हैं। या तो आप इसमें माइनस लगा सकते हैं, इसमें भी माइनस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x गुना 3x, कर सकते हैं, ये आपका मर्जी। अब आप बोलिएगा माइनस क्यों लगाए, तो यहां चिन्ह क्या है, माइनस, इसलिए हम दोनों में माइनस लगाए। समझ रहे ना? दोनों में क्यों माइनस लगाए, क्योंकि अगला रूल हमारा कहता है गुणनखंड में कि जो आप गुणनखंड कीजिएगा दोनों का गुणनफल जो होगा वो ये दोनों के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों का गुणनखंड गुना करते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस में आता है। अगर हम एक को माइनस में रखेंगे और दूसरे को प्लस में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसलिए हम किस में लगाए, दोनों में। ये थोड़ा आपको दिमाग में एडजस्ट करके रखना है कि माइनस कब लगेगा, प्लस कब लगेगा। अगर यहाँ माइनस में फंक्शन हो तो यहाँ आपको दोनों में माइनस लगा देना है, अगर यहाँ प्लस होगा तो दोनों में आएगा, ध्यान समझना, समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो दोनों में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अगर यहाँ माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो वो डिपेंड करेगा संख्या पर, निर्भर करेगा किस पर, संख्या पर। क्लियर, दिमाग में सेट हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, तो ये बताओ हमको, हम की बोले हैं फिर, ये ज्यों के त्यों उतर जाता है, तो 3x स्क्वायर ये भी ज्यों के त्यों क्या हो जाता है, उतर जाता है। उतार दिए, बराबर 0 है तो 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम ही बोले थे ई भी उतर जाता है, ई भी उतर जाता है। काम किसका करना है, बीच वाले का। क्लियर है ना? तो बीच वाले कैसे करेंगे, तो भाई केकर जोड़ -5 है तो इसका जोड़ -5 आएगा, किसका जोड़ -5 आएगा, किसका जोड़ -5 आएगा, इसका आएगा, नहीं आएगा। तो क्या क्या लिखे हैं, -2x -3x, और यहाँ बीच में क्या है, +2। देखिए शुरू वाला उतर गया ना, लास्ट वाला उतर गया ना। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूनी 6x गुना x, 6x स्क्वायर प्लस में पुर जाता है। अब दोनों को ऐड कीजिए तो -5x पुर जाता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इन दोनों में क्या मिलता है, x कॉमन ले लेंगे, 3x - 2 बचेगा। इन दोनों में क्या मिलता है, नहीं कुछ तो -1 मिलता है ना जी, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 3x - 2 इक्वल 3x - 2 इंटू x - 1 इक्वल क्या, 0। तो देखो समझना, अगर इसके बराबर पूरे के बराबर 0 है तो क्या 3x - 2 के बराबर 0 नहीं होगा, और फिर x - 1 के बराबर 0 नहीं होगा। देखना, या वो हम देने के लिए भूल जाते हैं तो आप समझ लेना कि या यू ने दिया है, वो सब आप जब मैथ बढ़िया हम समझा रहे हैं ना जी, हम कोनो पेपर लिख रहे हैं एग्जाम, तो वो सब अपना लगा सकता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए समझिए, तो अब यहाँ क्या होता है, 3x - 2 इक्वल 0 ले लिए। तो देखिए
3x इक्वल क्या होगा 2 प्लस में x इक्वल 2/3 और x इक्वल क्या हो जाएगा 1। अतः x का जो मान निकला वो कितना निकला 2/3 और 1। देखिए ये दोनों का मान इसका क्या है शून्य है, ये दोनों ना है। इसमें से किसी का मान यदि यहां रखेंगे तो वो 0 के क्या आएगा बराबर आएगा। आप जांच कर सकते हैं कि क्या मेरा गुणनखंड सही है या कि गलत है। क्लियर है? तो गुणनखंड विधि समझ गए, किसी को कोई परेशानी नहीं। अगला पॉइंट समझिएगा, एक चीज इसमें होता है डी। क्या होता है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक या इसी का नाम है विवेक्तर या इसी को बोलते हैं डी मूल। क्या बोलते हैं डी मूल, तीनों नाम इसी का है। क्लियर है ना? जिसको हम डी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं डी से। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। अब हम आगे चले हैं, हम लोग आते हैं अब किसमें पूर्ण वर्ग विधि में। एक और नियम समझना है किसमें गुणनखंड में, जो बताए थे कि गुणन ऐसे 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 होता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे दोबारा देखते हैं कि इसको और बेटर रूप से समझना है कि गुणनखंड को हम आसान तरीका से कैसे हल कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए मान के चलते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये कोई क्या है द्विघात समीकरण है। क्लियर है? जिसका गुणनखंड मान लेते हैं, मानेंगे क्या, माना, ध्यान से देखिए, ये एक द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत ना। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना जी, द्विघात समीकरण का क्या है का व्यापक रूप। इसको हम मान लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है ना। तो मान लेते क्या है कि माना द्विघात समीकरण कितना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का गुणनखंड, मान लिए का गुणनखंड। देखो गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान समझना। गुणनखंड क्या है मान लेते हैं px प्लस q इंटू आर एक्स प्लस कुछ मान लो आर एक्स प्लस एस मान लिए। क्या माना द्विघात समीकरण इतना का गुणनखंड इतना है, लिख दिया ना, यहां तक समझ गए। ऐसा हम क्या किए माने, कोई नंबर नहीं है। जहां पर ध्यान समझिएगा, जहां P Q R तथा S क्या है वास्तविक संख्या। क्लियर समझ में आ गया? और x क्या है तो चर, x क्या है चर। यहां तक समझ में आ गया? समझ गया ना? तो देखिए ध्यान समझिएगा थोड़ा सा इसमें कि जब इसको हम लोग लेके चलेंगे तो ये वास्तविक संख्या है। तो देखिए होगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होगा ना जी। तो इसका गुणनखंड ई है। गुणनखंड मैंने करने के लिए सिखा दिया हूं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, कैसे कैसे गुणनखंड करना है। अगर इसका गुणनखंड ई है तो यहां पर नहीं हो जाएगा px प्लस q इंटू कौन चीज आर एक्स प्लस एस इक्वल क्या 0 होगा कि नहीं होगा? आप ये लोग बोलो होगा ना। जहां पर p q r s क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक कुछ भी हो सकता है, या तो वो √3 √5 5 10 50 करोड़ अरब खरब कुछ भी आ सकता है। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा। तो या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, px प्लस q बराबर 0 आर एक्स प्लस एस बराबर क्या 0 कर सकता हूं ना। तो देखिए px बराबर माइनस q, तो x बराबर माइनस q बटे क्या p। अब उसी टाइप से यहां निकालेंगे आर एक्स बराबर माइनस एस, तो x बराबर क्या माइनस एस बटे आर न जी। अतः x इक्वल माइनस क्यू बटा पी कोमा कितना माइनस एस बटा आर। ये आपका क्या हुआ मूल हुआ। क्या हुआ मूल। इसको बोलते हैं मूल, अर्थात
शून्यक, जैसे बहुपद में शून्यक नहीं बोलते हैं, तो द्विघात समीकरण में इसको शून्यक नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल। अर्थात यह जो द्विघात समीकरण ई वाला है हमारा, वह x बराबर p माइनस पी बटे क्यू बटे पी और तथा माइनस एस बटे आर पर क्या होगा, संतुष्ट है। ठीक है ना, दिखता है ना लाइन, लाइन नहीं दिखता ई, चलिए छोड़िए। x इक्वल क्या होगा, माइनस क्यू बटे पी और कोमा कितना, माइनस एस बटे आर। ई दोनों मूल होगा किसका, तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। क्लियर है। अगर हम ई दोनों को यहां पर रखेंगे, देखो मतलब अभी तो जीरो नहीं है ना आएगा, अभी तो जीरो आएगा नहीं, तो अगर ई दोनों को मतलब रख के देखिए आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं। जब आप इसको रखिएगा तो ई क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो उस समय हम समझ जाते हैं कि इस समीकरण के ये जो मूल है, इस मूल का कुछ न कुछ अस्तित्व है। क्लियर है। तो इस आधार पर द्विघात समीकरण में तीन तरह के मूल मैं बता चुका हूं, कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी नहीं ना। क्या क्या बताए थे, d इक्वल बी स्क्वायर माइनस कोई ई नहीं है ना, ई बताए थे d ग्रेटर देन जीरो और d इक्वल जीरो और d लेस देन जीरो। नहीं जी, इसमें हल था, इसमें भी हल था, इसमें हल नहीं था। अगर ये आएगा d जीरो से छोटा हो d, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस में आएगा, तो माइनस वाला तो वर्गमूल होता नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए मतलब आप सीनियर क्लास में पढ़िएगा कि निगेटिव संख्या का भी वर्गमूल आता है आयोटा के अनुसार, समझ रहे हैं ना। आयोटा सवाल आता है, सम्मिश्र संख्या या कुछ चैप्टर है 11 हो जाएगा मैथ में, तो वहां पर यह सब का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में गए थे, ये सब हम समझा दिए थे क्या क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि कब हम इस सब का यूज कैसे करेंगे। तो इसका मैंने बोल दिया था वास्तविक, नहीं बोले थे जी, वास्तविक असमान, वास्तविक समान, अवास्तविक कोई हल नहीं। क्लियर है ना। अगर ई आवेगा तो समीकरण को डी निकाल करके छोड़ देंगे। क्लियर है ना, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, कोई परेशानी है ना, मिटा दे। देखिए ई जो हम निकाले तो ई समझ में आ गया ना। अब समझना इसका एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे, मिटा देते हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूं। ये तो हम बता दिए हैं कौन द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, कोई तरह से परेशानी नहीं ना। चलिए ध्यान से देखिए, अगर आप मान के चलिए 6x स्क्वायर प्लस 9x, ये अपना मन से लेते तो गड़बड़ हो जाता है, 11x ले लेते हैं और प्लस 5 ले लिए बराबर 0। रियल बोलेगा इस समीकरण का मूल क्या होगा, पहला बोल दिया गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। मैं बता दिया था गुणनखंड विधि से कैसे कैसे फैक्टर को तोड़ते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे, आराम से तोड़ लेंगे। 6 पंचे 6 पंचे 6 5, समझ में आ गया कि ना। इसका क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। क्लियर है ना। अब देखिए इससे 6 कॉमन ले सकता हूं, इधर क्या बचेगा 6x न रे, 6x कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1, इससे 5 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा इक्वल, अब क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू 6x प्लस 5 इक्वल 0। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल 0 और 6x प्लस 5 इक्वल क्या आएगा 0, नहीं आएगा जी। अब देखिए तो x बराबर क्या आया -1 और 6x बराबर -5, तो x बराबर कितना -5/6। अतः x का जो मान आया कितना आया -1, -5/6। यही आपका क्या हो गया x का मान, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। क्लियर, कंफर्म, किसी को परेशानी ना। अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का कौन द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, तो हम आप लोग को बता दिए हैं द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तब होगा जब उसका घात कितना हो 2 हो और a नॉट इक्वल 0। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b या c 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
ऐसा एक तब बोलेंगे जब आप ये एग्जांपल लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c ना। अब कोई बोलेगा कि हमें यहाँ लेबे d, अरे भाई डी में तो तोरा कोई रखले चलो हैं, तो यहाँ डी जीरो नहीं हुए चाहिए, क्लियर नहीं है। तो जो मानेगा उसके आधार पर, मैं जो लिया हूं उसके अनुसार मैं बताया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, विवेचक, विवेक्टर, ये सब मैं बता चुका हूं कि उसी को डी बोलते हैं, क्लियर है ना। तो डी बराबर फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac और r ऑफ x इक्वल क्या होगा, चलिए तो थोड़ा ध्यान से इसको हम पूरा कंफर्म कर लेते हैं, क्लियर है ना, इसको मिले थे। चलिए थ्योरी समझ लो ना, हिसाब है ना, यमराज भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा धरती पर कोई गणित नहीं बना होगा 10th लेवल में जिसका थ्योरी टर्म उससे सवाल नहीं बनेगा। एक ढकोसला है, राजाराम मास्टर आर डी शर्मा पढ़ाता है, केसी सिन्हा पढ़ाता है, अग्रवालों पढ़ाता है, सब पढ़ाता है, एनसीईआरटी ने पढ़ाता है, एनसीईआरटी ने पढ़ाता तो ध्यान देना, एक बुक यदि सही से पढ़ लेना कॉन्सेप्ट के साथ, तो आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, पेसी सिन्हा, जो भी सन्हा है वो सब टिकता उकता नहीं है, समझ रहे ना। और कभी भी हमारा काम है कॉन्सेप्ट देना, आप लोग का काम है उसके अनुसार उसका अध्ययन करना। यदि आप पूरा हिसाब हमरे से बनवा लीजिएगा तो तेरा पढ़ने से फायदा का है। वैसे तो 200 में 100 में नोट मिलता है, हाँ शिवनंदन बाबू यहाँ नोट मिलता है, 150 टका में खरीद लो, गणित के सॉल्यूशन, साइंस के सॉल्यूशन, हिस्ट्री के सॉल्यूशन, सब सॉल्यूशन आराम से ले आ करके बना सकता है, देख देख के नहीं बना सकता है। तो भी अखंड विद्वान हो गया ना, नहीं हो गया जी। तो वैसा करने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। थोड़ा समझ लो कि आखिर रियल में ये होता क्या है, क्या समझे, कोई दिक्कत ना। अब देखते हैं हम लोग, यदि कोई द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, द्विघात बहुपद बोलते हैं, तो याद रखना, बहुपद बहुपद करते करते बहुपद निकल जाता है, वहां होगा क्या, समीकरण, कोई दिक्कत है ना, थोड़ा याद रखिएगा। द्विघात समीकरण क्या होता है जी, का व्यापक रूप से, समझिएगा, थोड़ा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ देखना व्यापक रूप से, तब आज पूरे कंफर्म कर देंगे पूरा थ्योरी। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या, 0, कोई दिक्कत है ना, हाँ चलिए ध्यान समझिएगा। अब यहां हम क्या लेंगे, जैसे a है ना, अब हम अगर तुलना करें, इस समीकरण लिख देता हूं, 6x² प्लस 12x प्लस 22 बराबर 0। तो आपको पूछेगा a बराबर कितना होगा, 6 होगा ना, b बराबर 12, c बराबर, नहीं समझ में आया, तुलना करने पर कोई दिक्कत है ना। अब देखिए, तो यहां पर जो फार्मूला होता ना है, अभी आएगा, कैसे आएगा वो आप सब देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए कैसे आता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac और r ऑफ x इक्वल, तब आप r ऑफ x लीजिएगा जब आपका चर किस में हो, x में हो ना। यदि चर आपका y में आएगा तो क्या लीजिएगा, यहाँ r ऑफ y, t में रहेगा तो r ऑफ t, मतलब समझ ना, रूट मतलब क्या होता है, मूल, बुझे ना कि नहीं बुझना, कुछ कर ना। चलिए आगे चलते हैं, r ऑफ x इक्वल क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, ऐसा होगा। अरे भाई आप ही बताओ हमको, तो r ऑफ x इक्वल डायरेक्ट हम नहीं लिख लेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे का 2a, कहां से आता है ना आता है सब हम आप लोग को बता देता हूं, क्लियर है ना। थोड़ा ध्यान समझिएगा, होता ना है कि होता है, हमको की पता है कि कहां से आता है, हमको अखंड विद्वान नहीं है ना जी, बोल देंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं, आप लोग को बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा कि आता है, ठीक है ना। इसको अभी लाते हैं, चल गया अभी घूमने के लिए, अगवानी पकड़ के लाते हैं। अब देखिए इस कंडीशन को फ्लो करने के लिए 3 चीज आप याद रखना दिमाग में, ये है ना, क्या क्या, d इक्वल d ग्रेटर देन 0, यानी d 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, पहला रूल। तो ये इसका हल क्या बताया है, वास्तविक तथा असमान, समझिएगा, वास्तविक असमान कब होगा, तो असमान का मतलब हुआ कि जब मूल, अभी जैसे देखा कोई भी समीकरण अभी निकाले तो 5 6 नहीं आया था, तो देखो समान है,
और समान है ना, जब एक एक आएगा तो कौन चीज हो जाएगा? समान। नहीं समझा? तो मतलब समान कब होगा और समान कब होगा, मैं वो एग्जांपल लेकर आप लोग को समझा दूंगा कि कैसे कर सकता। अभी तत्काल में इसको दिमाग में क्या करना है, सेट रखना है कि यदि 0 से बड़ा डी आवे तो वो मूल क्या होगा? हमारा वास्तविक होगा। क्लियर? समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी नहीं? अब दूसरा पॉइंट समझिएगा। और दूसरा होता है यदि डी 0 के क्या हो बराबर तो ये मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। और दूसरा समान होगा। क्या होगा? समान। जैसे कि समझना, किसी समीकरण को डील किए, अगर उसका मान आ गया 5 6 आ गया ना, उसका मूल आ गया कितना? 5 6, तो कौन सी हुआ? वास्तविक हुआ और समान हुआ? नहीं हुआ। यदि उसी समीकरण का वैल्यू आ गया 2 2 तो क्या हुआ? वास्तविक और समान। नहीं हुआ जी? तो दोनों कंडीशन समझ गए। एग्जाम्पल जब लेंगे तो तुरंत हम समझा देंगे, अभी थोड़ी समझ लो। तीसरा कंडीशन क्या होता है? डी लेस देन क्या? 0। तो इसका क्या होता है? अवास्तविक और असमान। बोल सकते हैं या कोई हल नहीं? इसका हल कभी नहीं होगा। हल नहीं होता है। होगा रे, इंटर में आएगा तो हल कर देंगे। तो भाई अभी वो कॉन्सेप्ट सिग्मा की हाँ कहना चले पाएगा सब कुछ में हमें बोलते थे ना। चल क्लियर? समझ गया? तो देखिए इस कंडीशन में इस सूत्र लागू होगा, इस कंडीशन में भी सूत्र लागू होगा, इस कंडीशन में सूत्र लागू नहीं होगा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब सवाल जैसे आपको पूछ दे, ध्यान से समझना कि यदि देखो सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि जांच करें, जांच करना लिखता है ज्वाकर चांद जांच हुआ ना, जांच करें 6x² प्लस 9x माइनस 1 बराबर 0 है ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा, कोई दिक्कत है ना? इसको मिटा दें। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका एक सवाल दिया कहता है जांच करें क्या? समीकरण 6x² प्लस 9x माइनस 4 नहीं दूध देते हैं बराबर 0। 9x है बराबर 0 का हल होगा या कि नहीं होगा? यदि हल है तो इसे गुणनखंड विधि से हल करें। क्लियर? पूछ दिया कि पूछा? सुना पहले। यदि समीकरण इतना का हल होगा तो मतलब अगर हल है तो गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करें। क्लियर है ना? कि बोला गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करें। क्लियर है? तो देखिए पहले जांच करेंगे, नहीं करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 और b बराबर क्या हो जाएगा? और c बराबर कितना हो जाएगा? तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है ना जी। तो b का वैल्यू कितना है? 9 के स्क्वायर करेंगे ना। अब देखिए a का वैल्यू -4, a के वैल्यू 6 और c का वैल्यू -2 है ना। तो देखिए 9 नमा 6 चौका 24 दूनी माइनस गुना माइनस प्लस 8 1 8 4 100। डी बड़ा है 0 से ना, तो मूल क्या है? संभव है ना है। तो आप गुणनखंड विधि से इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? कैसे निकालिएगा? तो 6 दूनी 12, बाकी प्रोसेस आपको बता दिए हैं। कोई परेशानी ना, कोई दिक्कत? रूट फुट में आएगा अपना कर लेना। क्लियर है ना? चलिए देखिए मैं जांच करने बता दिया। अब दूसरा पॉइंट समझना, इसी में अगर आपको बोलेगा क्या कि यहां दे दिया आपको कितना, जैसे एक दूसरा समीकरण, ये तो समझ गए ना। अब दूसरा समीकरण हम लेते हैं। आपको बोलेगा क्या? कहेगा 6x² प्लस 25x माइनस 4 बराबर 0। जांच करें कि समीकरण इतना का मूल हल, इतना का हल संभव है। यदि संभव है तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। क्लियर है? की कर्मा ध्यान से देखिए। तो यहां a बराबर कितना हो गया? 6, b बराबर
और सी बराबर -4। क्लियर है ना? अब देखिए डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए डी बराबर बी का वैल्यू बोलिए 25 के होल स्क्वायर -4, ए के वैल्यू 6 और सी के वैल्यू -4। देखिए हल होगा ना, क्योंकि प्लस आ गया तो हल हो गया। यदि आपका यहां पर कर दे कर दिया ना, अब बोलेगा जांच कीजिए क्या इसका हल है या कि ना है, और यहां पर दे दिया आपको क्या प्लस, तो देख लेते हैं क्या होता है नहीं होता है। कोई दिक्कत है ना? देखिए इसको मिला ना, समझ गया, ई भी समीकरण का हल था। अब इसका जांच करते हैं इसका हल है कि नहीं है। तो ए बराबर कितना होगा 6, बी बराबर 2, सी बराबर 4 नहीं होगा जी, प्लस में 4। तो डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू बोलिए 6 है, 2 है ना, 2 के स्क्वायर -4, ए के वैल्यू सी के वैल्यू 4, 2 दूनी 6 चौका 24 चौका 96, घटाएंगे 92 माइनस में ना, डी लेस देन 0, यानी डी 0 से क्या है पता है, इसलिए इसका मूल संभव नहीं है, इसका हल नहीं होगा। क्लियर हो गया? 10वां तक नहीं होगा, आगू होगा तो देखेंगे, अभी 10वां में नहीं होगा। क्लियर है ना? बिता दें, निपटे ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं जितना कॉन्सेप्ट आपके पास था, वो जो सूत्रवा हम लिखे थे, क्या लिखे थे जी, आर ऑफ एक्स। सही है ना? सही है ना? -b प्लस माइनस रूट में क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा क्या होगा जी 2a। ये सही है या कि गलत पता नहीं, सही है कि ना है वो तो हमको पता नहीं है। क्लियर है ना? चलिए इसमें 2 विधि में बता दिया था, एक सीधराचार्य नियम और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि। कैसे कैसे इसको 3 विधि डील करते हैं, या तो गुणनखंड विधि से, या तो सीधराचार्य नियम से, या तो पूर्ण वर्ग विधि से। सीधराचार्य नियम में कोई दम नहीं, दोनों सेम है, मानेगा ना तो दोनों क्या है सेम है। रूट वाले के लिए हम लगा देंगे सीधराचार्य नियम, और रूट वाला न है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्लियर है? समझ में आ गया? दोनों मतलब मानो तो सेम है, कहीं कोई डिफॉल्ट नहीं है। क्लियर है ना? चलिए ध्यान समझिएगा। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ये कहां से आता है बेहोद भाई, बड़ा दिमाग खा रहा है नहीं जी। चलिए द्वि घात क्या समीकरण का क्या होगा व्यापक रूप, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है ना? अब देखना मैं क्या बोला था, यदि आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिएगा, किससे, पूर्ण वर्ग विधि, इसके अनुसार अगर हम हल करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग विधि के में रूल्स कहता है कि आप इसको अगर कितनों छेड़छाड़ कीजिएगा ना, तो इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसके मान में छेड़ना स्टार्ट कर देता हूं, और इससे देखिए कैसे कैसे डील होगा और कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा देख भाई, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, मार्कर में बड़ा है ओकरा माहौल पूछो। चलिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन ax² प्लस क्या होगा bx प्लस c इक्वल 0। दिखता है? दिखता है? दिखता है ना? आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, रूट ax के क्या लिखेंगे, क्या पूछ गया रे? चलिए प्लस हम की बोले थे, इसमें 2 फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के। ए प्लस बी तब आएगा जब यहां पर आपका क्या हो, चिन्ह प्लस हो, बीच में प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में अगर माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? देखिए मैं इसको ऐसा लिखा, किसी कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab नहीं होता, या a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना? तो देखिए ध्यान से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2a का वैल्यू बोलिए रूट ax नहीं जी। अब b की वैल्यू हम की बोले हैं रखने के लिए, आप अपने मन से न, ये देखो यहां लिखल की है bx है ना, ध्यान समझना। एक्स्ट्रा यहां क्या है, 2 रूट a एक्स्ट्रा है,
ना है। तो हम यहाँ अगर b रख देंगे, यहाँ रख देते हैं b बटे 2√a, तो किसी का कुछ नहीं जाता है जी, नहीं जाता है। चलिए ध्यान समझिएगा। अब ये दिमाग में याद रखना कि b का जो मान हम रखेंगे उसका एक बार वर्ग कर देना है, एक बार वर्ग करके जोड़ देना है और घटा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। दिमाग में सेट हो गया क्या? इसका एक बार वर्ग कर दीजिए, जोड़ दिए ना, एक बार की करेंगे घटा देंगे, एक बार घटा देंगे ना। ध्यान से देखिए, तो b बटे 2√a, यहाँ a है भाई, 2 ने समझ लेना, का घटा दिए, अब प्लस क्या है c उतार दिए बराबर 0। कोई दिक्कत है ना, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा कैंडिडेट जगह ई नहीं समझ में आया? कोई ना मुर्दा है? सब जिंदा लाश नहीं ना है? जिंदा है कि मुर्दा है जी? जिंदा है ना, तो ध्यान देना, कोई दिक्कत है ना? यहां तक कन्फर्म? तो देख भाई, a² 2ab + b², तो यहां से यहां तक क्या आया? a + b के सब समझ गया? तो यहां हम क्या लिखेंगे? √a(x + b बटे 2√a का क्या बचा? क्या -b/2√a का होल स्क्वायर प्लस क्या बराबर? समझ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई बीमारी है ना? आगे चले ना, चलिए ध्यान से देखिए। इसको हम एलसीएम ले लें, नया भी रहने देते हैं, अपन है, कोई पराया नहीं है ना जी, इसमें क्या माथा लगाएगा? इसको साइड ले जाएंगे, क्या होगा? b² दूनी 4a प्लस क्या c। ये देखो, इस साइड आएगा तो एक सेकंड समझ जाना, यहाँ इस साइड आएगा तो प्लस b बटे 2√a का होल स्क्वायर, प्लस में हुआ, ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस। क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना? चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिएगा क्या होगा। इसको उतार लेता हूं, एलसीएम ले लें, क्या होगा? 2√a होगा ना जी, और 2√a से मल्टीप्लाई करेंगे तो √a गुना √a, a कटेगा कहीं, a होगा, और 2 गुना a 2a और गुना x तो 2ax। क्लियर है ना? ये 2 है भाई, 0 ने समझ लेना। चलिए 2ax, और इधर क्या बचा? प्लस b। यहां तक समझ में आ गया? और पूरे का क्या बराबर? इसका स्क्वायर करेंगे तो b², और 2 के स्क्वायर कितना? 4, और √a के स्क्वायर a, और प्लस माइनस ना है, माइनस क्या c। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी ना? आगे चले, इसको मिला था ऊपर, ऊपर मिला थोड़ा। चलिए ध्यान से देखिएगा, आज इतिहास बदल गया, हमारा दिमाग अब तक जल्दी काम कैसे करिए यही सोच रहे हैं। अब यादों पर गया ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां तक समझ गए साहब? अब क्या होगा भाई? 2ax + b बटे 2√a का इक्वल कितना? एलसीएम ले लीजिए, b² - 4ac बटे क्या 4a। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है ना? अब देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? 2ax + b अपॉन 2 कितना a इक्वल क्या होगा? √ b² - 4ac अपॉन 4a नहीं होगा जी? इसको मिटा दे। अच्छा चलिए ध्यान समझिएगा, तो ये आ गया आपका 2ax + b अपॉन 2√a इक्वल, देखिए इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, तो वर्गमूल जब ना निकले तो क्या आएगा? प्लस माइनस, और रूट में क्या होगा? एक सेकंड रुक जाना, रूट में होगा b² - 4ac बटा क्या 2 और √a। नहीं जी, अलग अलग रूट करेंगे तो नहीं होगा? नहीं पता है, अगर a बटे b रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं √a बटे √b। ये तो 1947 में गांधी को बताया होगा नहीं? 1947 में था कि नहीं? मर गया, मर गया। अरे कल हो तो हम देखे, अरे कल हो देखे सालम बाजार में टमाटर खरीद रहा था। चलिए समझ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना? आगे चला है, आगे समझिएगा।
तो ई क्या हो जाएगा 2 2 कट गया। अब क्या बचा जी ए एक्स प्लस बी इक्वल प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां क्या बचा 2ax इक्वल, इसको इसे लाएंगे तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। क्लियर, हरी झंडी प्रूफ हो गया। देख लो यही है जी, आइए ना कहां से लगता है बुझना एरा के पूर्ण वर्ग विधि कौन विधि अष्टी धराचार्य नियम रखमा वो कन फटाक देख ले मगा के शर्मा बुझलिएगा कि नहीं बुझना अगर कोई महात्मा जो नहीं बुझना चले ना मतलब सब जिंदा है ना। चल आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि वो और विधि होता है, दोनों सेम है कोई परेशानी न है। मिटा देना कौन दे देखिए अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए माइनस प्लस गुना उना में तो उसका गारंटी पीसीएमबी नहीं लेता है। क्यों माइंड है कोई सॉफ्टवेयर नहीं है डाउनलोड कर लो है चला दिए एकदम छप रहा है कोनो वती क्या बोलता है उसको नहीं वो जो है प्रोजेक्टर पर नहीं पढ़ाते हैं जी क्योंकि मैं डाउनलोड कर लो है या कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना जो डाउनलोड कर लो है और भाई इसमें चला दिया एकदम क्लिक होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये स्मार्ट बोर्ड ही है, ये स्मार्ट बोर्ड कभी भी एक लिंक फेल हो जाता है समझा ना। एक बाद लिंक रहेगा तभी ना जी बैंक में जाते हैं ना क्या होता है मैनेजर अगर मैनेजर को पढ़ा मतलब पैसा देने का मन न हो तो की बोल देता है अभी लिंक फेल है 2 घंटा बाद आइएगा नहीं कहता है। तो उसी टाइप से भाई हमारा जब पढ़ाने का मन नहीं होगा तो हम बोल देंगे हमारा लिंक फेल है मतलब समझ रहे हैं ना कोई दिक्कत है ना। चलिए आते हैं फिर क्वेश्चन देखिए किसको देखना है श्री श्री कैसे लिखता है जी है ना करके ई हो गया श्री धराचार्य नियम ई को होगा नाम में अगर गलती होगा तो उसका गारंटी मेरा नहीं हमको नहीं आता हिंदी फिंदी ठीक है ना इंग्लिश आता है। अरे यार मैथ पढ़ाते हैं तो उसमें हिंदी फिंदी की करेगा अब हमरा नहीं करता हम की करें कोई करना। चलिए समझेंगे किसको श्रीधराचार्य नियम को क्लियर है ना। अभी दिमाग चलता है उसका नियम में यहाँ देखेंगे आकार हर शिकार छूटा कि नहीं छूटा फिर दोकरे पकड़ ले रह जाएंगे समझ रहे ना। चलिए ध्यान से देखिए अब समझना किसको देखेंगे श्रीधराचार्य का देखिए या नहीं देखिए नियम समझ लिए। देखिए यहाँ लिख देता हूँ नाम कहते लिखेंगे शुरू रखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी बराबर कोई परेशानी हो आगे चले ऐसे हाँ मिला मैथ को तो हम 3 दिन में उड़ा देंगे। चलो देखो इसमें होता क्या है कि ये है आपका द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम या कोई दूसर तेसर नियम तो बोले सके कोई परेशानी नहीं। अच्छा देखिए कोई अगर पूछा तो अपना रूल से बेसी नहीं जो लेकिन ऐठे नहीं छे वहां रुटोर बंद करा दे छे की होता है कुछ नहीं होता भाई है बड़े का तू देखता है एक ही चीज है समझ रहा है ना। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है ए से प्रत्येक पद में भाग दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं ना दे दीजिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0 नहीं समझा जी तो बच्चा वाला तो है रे जन्म माइंड का चला है अगर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दे बिल्कुल ऐसे हल होते नहीं हमरा पता नहीं है तो समझिए कहते एकरा पूर्ण वर्ग विधि से बनो कहते पूर्ण वर्ग विधि से कहते ना छोड़ नहीं यार। देखो अगर आपको दे दिया रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 दे दिया तो बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से एम पूर्ण वर्ग विधि क्यों लगेगा एम रूट के स्क्वायर करवे तो 3 हो जाए तो इनको प्रॉब्लम ना हो जाए आई जगह पर ई नियम काम करते हैं रूट 3 से सब भाग देंगे का पता इत करन संगे क्या तो वो नियम एक के है देखिए अभी चलबे तो वही ना चल गए कोई विशेष एकरा में चीज नहीं चले कि हम सौदियास नियम न ले समझिए ना गणित के एक गो नियम से 50 नियम बने तो ओकरे कहै छै गणित समझिए ना तो गणित कोई विशेष चीज नहीं है सर समझिए मतलब समझ नहीं रहा है एग्जांपल दे दीजिए आप देखो
तेना लिख सके छे x के होल स्क्वायर आ प्लस 2 a के जगह की लिखमा x आ b के जगह की छले देखा यहाँ 2a वो एक्स्ट्रा छे नै छले तो यहाँ लिखबे b बटा a 2a लिख देबे b बटा की लिख देबे 2a नहीं समझले जी 2 से 2 कटलो आ b बटा a x समझ में आई क्लियर छे अब बाकी कौन चीज जे कर रखलिए ओकरे कोन चीज कर देबे एक बार स्क्वायर करके जोड़ देबे एक बार स्क्वायर करके की करबे घटा देबे बाकी जे छे उतार देबे बराबर 0 c बटा a छे रे तो c बटा a बराबर 0 नहीं करा पर मैं कैलकुलेशन अब नहीं आवे करे ले देखो तो यहां से यहां तक की हो गया तो x प्लस b बटा 2a का कौन चीज यहां से यहां तक नहीं हुआ जी अब माइनस क्या बचा b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस क्या c बटा a बराबर क्या तो देखिए x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर इक्वल इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होगा b बटे 2a के होल स्क्वायर माइनस c बटे क्या a क्लियर है ना अब कैलकुलेशन करने आता है नहीं कर लेगा कर दे अभी कर लेगा ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं देखो वही नियम नहीं आ गया जो अभी पूर्ण वर्ग विधि में बताए समझ में आ गया देखो द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा कोई रूल नहीं होता है समझ रहे ना अगर कोई बोल देता है कि हम ये बता देंगे ये कर देंगे ऐसा कुछ होता नहीं तो बोलना ना कि करता है वो हम 2 चुटकी में निकाल देंगे समझ रहे ना कोई दिक्कत क्षण सेकंड में निकल जाएगा कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं अब तोरा बताइए ले बहुपद पर मेरी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा 1 कहीं आवे कहां से आवे बता रही है यार छो बोलिए ना फिर तो पढ़ लेबे एक बारी कोई दिक्कत रहा चलो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और पूरे द्विघात समीकरण चैप्टर क्या है HW है 1 महीना के लिए HW खत्म करके लाना ठीक है मतलब 1 महीना ना